नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था आदिकाल हिंदी साहित्य का। उसमें टॉपिक में हमने पिछली वीडियो में हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में पढ़ लिया था। रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ चुके हैं, इनके बारे में पढ़ा। अब अपने इसी कड़ी में अपने क्या करेंगे, आगे करते हैं। उसमें सबसे पहले नाम आता है आज के टॉपिक में रमाशंकर शुक्ल रसाल। नाम क्या आएगा? रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा। एक पुस्तक के रूप में इनका ग्रंथ अगर देखा जाए, किसके रूप में देखूं? अगर एक पुस्तक के रूप में अगर इनका ग्रंथ देखा जाए, इनका ग्रंथ देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्रंथ है। अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए हिंदी साहित्य के इतिहास एक पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा ग्रंथ किसका है, तो किसका आएगा? रमाशंकर शुक्ल रसाल का। अब बात करते हैं कि इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया? इन्होंने आदिकाल को नाम दिया था जय काव्य काल। क्या नाम दिया था? जय काव्य काल नाम दिया था। और रीतिकाल को कला काल कहा था। रीतिकाल को क्या कहा था? कला काल कहा था। तो बात समझ में आई? हिंदी साहित्य के इतिहास के एक पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाए तो कौन है? तो कौन है? वो है रमाशंकर शुक्ल रसाल का। इन्होंने आदिकाल को जय काव्य काल और रीतिकाल को कला काल कहा था। इतिहास को कितने भागों में बांटा इन्होंने? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था। तो इन्होंने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कौन कौन से? बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवा अवस्था। अगर बात करूं बाल्यावस्था का समय तो 1000 से 1400 ईस्वी, किशोरावस्था का 1400 से 1800 ईस्वी और युवावस्था 1800 से अब तक का समय था। तो ये इनकी महत्वपूर्ण बातें थी जो कि मैं अब आपको नोट करवाऊंगा। आपको थोड़ा बताने के बाद में अगर मैं बाद में लिखूंगा तो उसमें थोड़ा थोड़ा आपको क्या होता जाएगा, याद हो जाएगा और साथ में आपका क्या होता जाएगा, रिवीजन होता जाएगा। अपने बात किसके करेंगे? रमाशंकर शुक्ल रसाल की। रमाशंकर शुक्ल रसाल, रमाशंकर रमाशंकर शुक्ल रसाल, शुक्ल किनके बारे में बात करेंगे? रमाशंकर शुक्ल रसाल के बारे में बात करेंगे। अगर देखो एक पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, इन्होंने ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य का इतिहास एक पुस्तक के रूप में, पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा ग्रंथ है। सबसे बड़ा ग्रंथ है कि हिंदी साहित्य का इतिहास एक पुस्तक के रूप में क्या है? सबसे बड़ा ग्रंथ। तो ये किसने लिखा था? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने लिखा था। अब आदिकाल को क्या नाम दिया था इन्होंने? बात किसकी करेंगे? आदिकाल। तो आदिकाल, आदिकाल को क्या नाम दिया था? जय काव्य काल। क्या नाम दिया था? जय काव्य काल। जय काव्य काल क्या नाम दिया?
जय काव्य काल। अगर मैं बात करूं आगे रीतिकाल की, इसके बारे में बात करूं, रीतिकाल के बारे में मैं बात करूं तो रीतिकाल को क्या नाम दिया था? कला काल। क्या नाम दिया था? कला काल नाम दिया था। कि हिंदी साहित्य का इतिहास एक पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा ग्रंथ रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। आदिकाल को क्या नाम दिया? जय काव्य काल। और रीतिकाल को क्या नाम दिया था इन्होंने? कला काल नाम दिया था। इतिहास को इन्होंने तीन भागों में बांटा। इतिहास को तीन भागों में बांटा। कितने भागों में? तीन भागों में। अगर मैं बात करूं इतिहास को, तो इतिहास को इन्होंने कितने भागों में बांटा था बताओ? तीन भागों में बांटा था। पहला था बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था? बाल्य अवस्था। इसका समय बताया 1000 से 1400 ईस्वी। दूसरे काल की अगर मैं बात करूं किशोरावस्था। कौन सा? किशोरावस्था। 1400 से 1800। 1400 से 1800। अगर मैं बात करूं तीसरे युवावस्था। कौन सी अवस्था? युवा अवस्था। और युवा अवस्था का समय था 1800 से अब तक। ये किसके बारे में पढ़ा? रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा ग्रंथ। आदिकाल को जय काव्य काल का, रीतिकाल को कला काल का, इतिहास को तीन भागों में बांटा। बाल्य अवस्था 1000 से 1400 ईस्वी, किशोरावस्था 1400 से 1800 ईस्वी, युवा अवस्था 1800 से अब तक की अवस्था। ये क्या माने जाते हैं? मुख्य माने जाते हैं। अब बात करते हैं आगे। अब मैं बात करता हूं आगे। कहने का मतलब ये है इन्होंने कितने भागों में बांटा था? तीन भागों में बांट दिया था। अब मैं बात करता हूं गणपति चंद्र गुप्त के बारे में। चंद्र गुप्त। अब देखो इनका जो ग्रंथ था, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कब लिखा? 1965 में। कब लिखा? 1965 में। कितने खंडों में? दो खंडों में। कितने खंडों में? दो खंडों में। बात करूं प्रथम खंड की,
प्रथम खंड और द्वितीय खंड, आदिकाल से रीतिकाल तक। आदिकाल से रीतिकाल, ठीक है। बात करूं दूसरे की, आधुनिक काल। कौन से काल की बात करूं? आधुनिक काल की बात करूं तो इनके ग्रंथ का क्या नाम था? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, 1965 में। दो खंड थे, प्रथम खंड आदिकाल से रीतिकाल, द्वितीय खंड आधुनिक काल के रूप में। इन्होंने प्रवर्तित आधारित काल विभाजन का विरोध किया। विरोध किया कि प्रवृत्ति आधारित काल विभाजन का क्या किया था? इन्होंने विरोध किया था। कि किसी प्रवृत्ति का प्रारंभ हो सकता है, अंत नहीं। अंत नहीं। क्या किसी प्रवृत्ति का प्रारंभ तो हो सकता है, पर उसका क्या नहीं हो सकता? अंत नहीं हो सकता। क्या उसका किसी प्रकार, देखो ग्रंथ कौन सा था? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। लिखा कब गया? 1965 में। कितने खंडों में? दो खंडों में। प्रथम खंड आदिकाल से रीतिकाल तक, द्वितीय खंड आधुनिक काल। प्रवृत्ति आधारित जो काल विभाजन किया था, किसने किया था? शुक्ल जी ने। किसके बारे में? शुक्ल जी के बारे में, कि प्रवृत्ति आधारित काल विभाजन का विरोध किया था। शुक्ल जी ने जो प्रवृत्ति आधारित काल विभाजन का विरोध किया था, किसी प्रवृत्ति का, गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि किसी भी प्रवृत्ति का प्रारंभ तो किया जा सकता है, पर उसका अंत नहीं किया जा सकता। ये किसके बारे में कहा? ये किसके बारे में कहा था? प्रवृत्ति आधारित काल विभाजन के बारे में कहा था। किसने? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा था। अब मैं बात करता हूं आगे। अब बात करूं आगे। आगे अगर अपने बात करें तो इनका काल विभाजन, इसके बारे में बात, काल विभाजन के बारे में, इसके बारे में काल विभाजन कितने भागों में? तीन भागों में। सबसे पहला है प्रारंभिक काल। क्या नाम दिया? प्रारंभिक काल। दूसरे का नाम दिया मध्यकाल। दूसरे काल का क्या नाम दिया? मध्य काल। अगर बात करूं तीसरे काल की, आधुनिक काल। कौन सा काल? आधुनिक काल। देखो, काल विभाजन कितने रूपों में किया इन्होंने? प्रारंभिक, मध्य और आधुनिक काल। अब इनका क्या लिखेंगे? समय 1184 से 1350, ठीक। 1350 से 1857, और 1857 से अब तक। ठीक है, ये होना चाहिए।
कि प्रारंभिक काल 1884 से 1350 ईस्वी, मध्यकाल 1350 1857 ईस्वी। अब बात करता हूं मध्यकाल को बांटा इन्होंने। मध्यकाल मध्यकाल को तीन धाराएं बांटी गई। मध्यकाल की तीन धाराएं। मध्यकाल की कितनी धाराएं? तीन धाराएं बताई। कितनी धाराएं बताई? तीन। मध्यकाल की कितनी धाराएं बताई? तीन धाराएं बताई। कितनी धाराएं बताई? तीन। तो कौन कौन सी थी इसके बारे में चर्चा करें। चलिए, पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल पहली कौन सी है? पूर्व मध्यकाल 1350 से 1500 ईस्वी। इसको नाम क्या दिया गया? उत्कर्ष काल। कौन सा काल दिया गया? उत्कर्ष काल। बात करूं 2 नंबर की, मध्यकाल। मध्यकाल 1500 से 1600। ये था चरमोत्कर्ष काल। तीन नंबर की बात करूं, उत्तर मध्यकाल। सोलह सौ से 1857। अपकर्ष काल। अपकर्ष काल कौन सा काल? अपकर्ष काल। ये भाग किसने बांटे थे? गणपति चंद्र गुप्त ने बांटे थे। देखो, काल विभाजन किया गणपति चंद्र गुप्त ने। प्रारंभिक काल 1184 से 1350 ईस्वी। मध्यकाल 1350 से 1857 ईस्वी। आधुनिक काल 1857 से अब तक। मध्यकाल की कितनी धाराओं में बांटा? तीन धाराओं में बांटा। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1500, जिसे उत्कर्ष काल कहा गया। मध्यकाल 1500 से 1600 चरमोत्कर्ष काल। उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 तक, जिसे क्या कहा गया? अपकर्ष काल कहा गया। ये किसके बारे में हुआ? ये हुआ गणपति चंद्र गुप्त के बारे में। आगे करते हैं बात। अब मैं अगर बात करूं, मध्यकाल को तीन धाराओं में बांट दिया गया। अब जो इसके अंदर अपने तीन धाराएं बांटी, उसमें जो मध्यकाल है, मैंने तीन धाराएं आपको बताई थी। तीन धाराएं बताई थी। तीन धाराएं आपको पता हो अभी बताइए। जैसे पहली थी पूर्व मध्यकाल, दूसरी क्या थी? मध्यकाल। और तीसरी क्या थी? उत्तर मध्यकाल। अब इसकी जो धाराएं हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसको भी आगे बांटा गया है। गणपति चंद्र गुप्त ने इसे भी आगे धाराओं में विभाजित किया है। कितनी धाराओं में? तीन धाराओं में। कितनी धाराओं में विभाजित किया? तीन धाराओं में विभाजित किया। कितनी भागों में? तीन भागों में विभाजित किया है। पहला है राज आश्रित। राजाश्रित। पहला कौन सा है? राजाश्रित। ठीक है, कौन सा? राजाश्रित।
बात होगी। उसके बाद में धर्माश्रित, दूसरा धर्माश्रित। और बात करूं तीसरे की, अगर बात करूं मैं तीसरे की, लोकाश्रित। लोकाश्रित, लोकाश्रित, ये तीन चीजें हैं। देखो, तीन धाराएं, पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। उसमें जो मध्यकाल है उसकी आगे फिर तीन धाराएं हैं। कौन सी? राजाश्रित, धर्माश्रित और लोका आश्रित। तो देखो, आज हमने दो साहित्यकारों के बारे में पढ़ा, रमाशंकर शुक्ल रसाल और गणपति चंद्र गुप्त के बारे में। हिंदी साहित्य का इतिहास एक पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा ग्रंथ, आदिकाल को जय काव्य काल और रीतिकाल को कला काल का। इतिहासकार को तीन भागों में बांटा, कालखंडों में कितने भागों में बांटा? तीन भागों में। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था। बाल्यावस्था में 1000 से 1400, 1400 से 1800, 1800 से अब तक। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा, 1965 में लिखा। प्रथम खंड आदिकाल से रीतिकाल तक, द्वितीय खंड आधुनिक काल का वर्णन किया गया। शुक्ल जी ने प्रवृत्ति आधारित जो काल विभाजन किया उसको चुनौती दी। इनका कहना था कि किसी प्रवृत्ति का प्रारंभ तो हो सकता है पर उसका अंत नहीं हो सकता। उन्होंने काल विभाजन कितने भागों में किया? तीन भागों में। पहला काल था प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्रारंभिक काल की अगर बात करूं तो 1183 से 1350, मध्यकाल 1350 से 1857 और आधुनिक काल 1857 से अब तक। मध्यकाल की तीन धाराएं थी, पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का जो समय था वो 1350 से 1500 ईस्वी तक था। 1350 से 1500 ईस्वी तक था, जिसे उत्कर्ष काल कहा गया। मध्यकाल 1500 से 1600, कर्मोत्कर्ष काल। उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857, अपकर्ष काल। फिर आगे मध्यकाल की तीन धाराएं बांटी, राजाश्रित हो गया, धर्माश्रित हो गया और लोकाश्रित हो गया। तो ये आज अपनों ने पढ़ा। आप जितना कराया जाए उसका रिवीजन करो बार बार, जिससे आपकी ये चीजें क्या हो जाए? स्थायी हो जाए। कम करवाने का यही मतलब है कि जितनी चीज करवाई जाए वो आपको याद रहे। कराने में आपको मैं 5-7 पेज करवा दूं दिन में, उसका कोई औचित्य नहीं है। आदिकाल, भक्ति का टाइम लगेगा पर चीजों को समझोगे, थोड़ा थोड़ा याद करोगे, तब जाके वो चीजें आपके स्थायी होंगी। आप सोच रहे हो एक दिन में आदिकाल पढ़ दूं, एक दिन में रीतिकाल पढ़ दूं, एक दिन में भक्तिकाल निकाल दूं, एक दिन में आधुनिक काल निकाल दूं, कोई औचित्य नहीं है। एक चीज भी समझ में नहीं आएगी। इनको जितना आप बूंद बूंद से भरोगे घड़ा भर जाएगा। इकट्ठा भरने का प्रयास करोगे, इकट्ठा भरने का प्रयास करोगे तो ये घड़ा फूट जाएगा। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहो, जिससे क्या है, आपका ये साहित्य तैयार हो जाएगा और आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।